हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन डीएफओ आरुषि मैम हमारे साथ हैं, जो कि करंटली पोस्टेड है इन उन्नाव एज वेल एज आगरा का भी चार्ज संभाल रही हैं। ये बेल्ट बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा कि मैंने कई आईपीएस ऑफिसर्स के साथ कवरेज किए, लेकिन ये थोड़ा एक यूनिक कंटेंट है। क्योंकि मैं भी एक नेचर से बहुत कनेक्ट फील करता हूँ एंड आई कम टू नो कि मैम भी बहुत नेचर कनेक्टेड हैं एंड वो एज एन डीएफओ भी हैं। तो मैम से हम कुछ बातचीत करेंगे, उनके करियर के बारे में, उनकी बायोग्राफी कवर करेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे कि आसपास का क्या वेटलैंड एरिया है, यहाँ कौन से पक्षी आते हैं। करंटली जो हम ये वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, ये कीठम लेक है जो कि आगरा में है, जिसको सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आपने इतना समय दिया। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है सभी से कि क्या ऐसी चीज़ आपको इंस्पायर करी? बिकॉज जब आप सिविल सर्विस यूपीएससी क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करूं या डीएम बनूं, या घर यही ख्वाहिश होती है कि पुलिस में जाइए। तो मतलब इस एक नेचर ट्रेल में एज एन डीएफओ के तौर पे आपको क्या इंस्पायर किया कि ये मुझे कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए? इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली चीज़ कि ये बात सही है कि वो जैसे हम आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो वो सर्विसेज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है क्योंकि उनका पब्लिक इंटरफेस बहुत ज़्यादा होता है। राइट। रिलेटिवली मतलब प्रिपरेशन बच्चे सबकी करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में लोगों को थोड़ा कम पता होता है, जबकि ये इक्विवेलेंट सर्विस होती है फ्रॉम यूपीएससी। तो मेरा इंक्लिनेशन इसकी तरफ से ऐसे बढ़ा कि बचपन से ही मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा शौक था नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घूमने का। तो आई गेस शायद नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रह गई थी, जो कि मैंने अब बाद में कवर कर ली। उसके अलावा मैंने सारी सेंचुरीज बिफोर आई गेस क्लास 10th ही देख ली थी। तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यहाँ पे कौन ऑफिसर्स रहते हैं, क्या होता है। जब एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे तो ये एग्जाम मिला तो उसको दे दिया। ओके मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये जो 403 हेक्टर में फैला हुआ है, तो अभी जो करंट जैसे सीजन चल रहा है सितंबर का, इसमें कौन कौन से बर्ड्स वगैरह यहाँ देखे जाते हैं? आपको इस समय डार्टर दिख सकती है, ओके, है ना। इस समय हमारे पास जो आप ये देखेंगे कि हमारे पास वैरायटी ऑफ डक्स भी आ चुकी हैं, ईग्रेट्स दिख सकती हैं, आपको हेरॉन्स दिख सकती हैं। तो ये सारी बर्ड्स अभी आ चुकी हैं और यह इसमें से कुछ रेजिडेंट भी हैं। अभी आपको मैं कॉलोनी ले चलूंगी तो आपको और देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा ये अब सीजन स्टार्ट हुआ है, आपको मिड अक्टूबर ऑनवर्ड्स बहुत सारी बर्ड्स मिले। अच्छा, मतलब जैसे कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है, अगर उसको आना है या ये चीजें मोमेंट्स कवर करने हैं, इट मींस लाइक उनके लिए ये सीजन अब से स्टार्ट हो? अब स्टार्ट होगा 15 अगस्त टिल मार्च। मार्च भी वो भी एकदम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इज द सीजन टू कम। उसके बाद ग्रेजुअली हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने लग जाती है और सारी बर्ड्स वापस जाने लग जाती हैं। राइट राइट राइट। मैम, अगला मेरा सवाल आपसे यही था कि मोस्टली लोग जैसे कि आपने एक टर्म यूज किया यहाँ पे, इको टूरिज्म, राइट। तो वो जो इको टूरिज्म एग्जैक्टली किस चीज़ को डिफाइन करता है यहाँ, कि यहाँ आपने कैसे देखा कि टूरिस्ट आ रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, या हमारी इस जो बेल्ट है इसने क्या किया टूरिज्म के लिए ताकि वो यहाँ आएँ और इस जगह को जानें? और यहाँ इसमें दो चीज़ें हुई। पहला, या आई वुड से 3 चीज़ें हुई। पहला इम्पॉर्टेंट रोल तो नेचर का है, जो उन्होंने यहाँ पे जब ये डेवलप हुआ पूरा, तो ये ऐसा पॉइंट बन गया। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हमारा होता है, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पे सेंट्रल एशिया, सर्बिया, वहाँ से स्टार्ट होता है, साइबेरिया वाला एरिया, पूरा यूरोप वाला एरिया, वहाँ से आती हैं बर्ड्स। तो हिमालय क्रॉस करने के बाद जगह जगह रुकती हैं। तो वन ऑफ द स्टॉप ये है जहाँ पे ऐसी एग्जॉटिक वेराइटीज़ की बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये तो नेचर ने क्रिएट की एक जगह। दूसरा काम किया हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ ने। हम लोग ने क्या किया कि हमारे हिस्टोरिकली ये लगातार कंजर्वेशन हुआ करता था, इसमें लगातार कंजर्वेशन हो रहा था। कंजर्वेशन में मेनली प्रोटेक्शन हो रहा था कि कोई चीज़ बिगड़ ना जाए, नेचर का कोई सिस्टम है वो खराब ना हो जाए, जिससे वो बर्ड्स यहाँ पे रहें। उसके बाद लास्ट ईयर क्या हुआ कि हम लोग ने इको टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश करी। जैसे हम लोग के बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं कि पार्किंग की फैसिलिटी बनाना, ओरिएंटेशन सेंटर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्क बनाना या शॉप्स बनाना, बैठने की जगह बनाना, इस तरह से बनाया जिससे ये सुविधाएं डेवलप हो सकें। इवेंचुअली हमारा प्लान है कि जैसे यहाँ पे हम पार्शियली बोटिंग स्टार्ट कर सकें या हम साइकिल राइड स्टार्ट कर सकें, ये सब बनाने की कोशिश करी गई। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल मुझे लगता है प्ले किया, वो हमारे सोशल मीडिया ने किया। सोशल मीडिया में आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट ईयर वाया इंस्टाग्राम, वाया यूट्यूब, इतने सारे यंगस्टर्स आए हैं यहाँ पे कि इट हैज़ बीन हिस्टोरिक विद रिस्पेक्ट टू फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट। तो बहुत लोग सिर्फ वीडियोस आप लोगों की देख के आ जाते हैं और उनको ये रियलिटी यहाँ पे पता चलती है कि शहर के बीच में भी एक ऐसी जगह है। राइट राइट। तो मैम, आपने मतलब टेक्नोलॉजी को, नेचर को कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में ऐसा कनेक्ट किया सो दैट कि वो एक बहुत डेवलप्ड चीज़ शो हो।
बिल्कुल, दैट इज सो गुड, बहुत अच्छा लगा मैम ये चीज़ सुन के। क्योंकि शहर के बीच में एक ऐसी जगह होना जो कि लोग आ सकते हैं, यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत रेयर होता है, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आप वहाँ पे देखिए फ्रंट में, ठीक है, आप जब फ्रंट में देखेंगे तो आपको इस समय रेजिडेंट बर्ड्स हमारी दिखेंगी ग्रे हेरॉन्स। ग्रे हेरॉन्स, हेरॉन आप जानते हैं, हेरॉन का एक बहुत सिंपल शब्द होता है बगुला। बगुला समझते हैं, बगुला की वैरायटी है ना। अब बगुला के बहुत एक्सोटिक वैरायटीज भी हो सकती हैं, बगुला के बहुत नॉर्मल, जो बगुला आपको नॉर्मल मिलता है वो वाइट कलर का मिलता है, खेतों में मिलता है। ये ऐसी वैरायटीज हैं जो स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज में रहती हैं जहाँ पे पानी हो और ऐसे पेड़ पौधे हों कि जो कि बहुत हार्डी स्पीशीज हों। अभी आप हम अंदर जाएंगे तो इनकी कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनीज या हेरॉनरी जिनको हम कहते हैं। हेरॉनरी का मतलब क्या है, जहाँ पे एक ऐसी सेक्लूडेड जगह जहाँ पे उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो वहाँ पे अपने बड़े बड़े नेस्ट, बहुत तरह के हेरॉन्स होते हैं, इनफैक्ट इतने मतलब 2-2, 3-3 फीट के हेरॉन्स होते हैं, तो उनकी प्रॉपर एक नेस्ट होता है, उनके बच्चे वो वहाँ पे देते हैं, तो वो सेक्लूडेड जगह है, इसीलिए इसको टूरिज्म के लिए ओपन नहीं किया जा रहा है। राइट मैम, ये अच्छा भी है, नेचर से अगर हम ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं तो समाव लाइक बहुत नुकसान ही होता है, क्योंकि एक अवेयरनेस का एस्पेक्ट है, उसके लिए हम स्टार्टिंग का पार्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इंटीरियर नहीं कर पाएंगे। मैम ये तो बहुत अच्छा है, लाइक जो, लेकिन मैम समहाउ मेरा यही सजेशन भी रहेगा फॉर द लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कि जो नेचर लवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं, उनके लिए एटलीस्ट या रिक्वेस्ट पे या विद एप्लीकेशंस कुछ ऐसी चीज़ शुरू करी जाए शाम को या मॉर्निंग में, कुछ इस एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम हो जब बर्डिंग का हो, जैसे आपने बताया सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो दैट वो विजिट कर पाएँ और ऐसे अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करके पर्टिकुलर जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको सबमिट करें एरिया वाइज, या फिर इसको इंटरनेट या सोशल मीडिया पब्लिश करेंगे, तो आई नो कि जितना करेंगे उतना ज़्यादा अवेयरनेस होगी और लोगों में नॉलेज भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी क्या प्लान किया है, आपको जान के भी अच्छा लगेगा। अब हमने प्लान किया है कि साइड से सब में पाथवेज बनाए जाएंगे और वहाँ पे एक सिटिंग एरिया डेवलप हुआ करा जाएगा जो कि सेक्लूडेड रहेगा, पूरा पेड़ों से ढका रहेगा। वहाँ से विद बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए जाएंगे और लोग देख सकते हैं, और फोटोग्राफी के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था होगी। ओके मैम, तो इसी से जुड़ता अगला सवाल मेरा ये है कि व्हाट टेक्निक्स डू यू फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन? हाईएस्ट टेक्निक इज ऑफ दे कमिंग हियर, उनको यहाँ पे आने के लिए हम अट्रैक्ट करते हैं चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमने पर मंथ इनफैक्ट जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले 1 से 1.5 साल में पर मंथ एक ऐसा फेस्टिवल कराया जहाँ पे हमारे शहर के कॉलेजेस के बच्चे, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, और जो वो सब आए हैं और उनको लीड किया नेचर एंथुजियास्ट। वी हैव अ टीम ऑफ नेचर एंथुजियास्ट जो लेके जाते हैं ट्रेल्स पे। और दूसरी चीज़ क्या है, हमने वेटलैंड मित्र बनाए हैं, वो 60 ऐसे लोग हैं जो कि इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो वो भी छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं। तो उससे क्या है, ग्रेजुअली एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है जब लोग आते हैं ना, तब उनको समझ में आता है कि क्या चीज़ है, और उनको इंटरेस्ट भी आना शुरू होता है, और उनके हमें सजेशन भी मिलते हैं कि हम कैसे उसको डेवलप करें विदाउट हर्टिंग द इकोसिस्टम। इसके अलावा मैम एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि लाइक यू कनेक्टेड टू लाइक वाइल्ड लाइफ मोर, कि सबसे ज़्यादा जैसे क्लाइमेटिक चेंज होता है, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इसमें जब क्लाइमेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है। ये देखें, राइट आपको यहाँ पे दिखेगा बर्ड्स बुत्ता पूरा, आपको नेस्ट दिखेगा, जुवेनाइल्स दिखेंगे। देखिए सच अ प्रिटी शॉट है। ये इतने सेंसिटिव होते हैं बर्ड्स की, ये बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया में है, जैसे एकदम बीच में एक आइलैंड है और वहां पे रहेंगे। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो दे विल अबैंडन इट। और यूपी में ये सेंचुरी इज द मोस्ट प्रिस्टीन सेंचुरी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड्स। ये रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब ये होता है कि ऐसी वेटलैंड एरिया जो कि बहुत स्पेशल है। रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, तो रामसर कन्वेंशन हुआ करता है, तो उसलिए रामसर साइट्स हैं। यूपी में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रामसर साइट है कि अगर ऐसा जहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है लेकिन सेंसिटिव बहुत है कि कुछ भी हुआ तो एक्सटिंक्ट हो सकता है, इसलिए स्पेशल।
क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर वेरिएशन होता है। बर्ड्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अगर आप हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको तब से मैं बात हमारी डिस्कशन में आ रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट कर क्यों रहे हैं, टेम्परेचर चेंजेस से कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत ठंड होती है तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे गर्मी स्टार्ट होती है जैसे ही मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा इशू होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है तो एक तो उनका हैबिटेट चेंज होने लगता है, उनके यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन चेंज हो जाता है, पेड़ पौधे चेंज हो जाते हैं, खाने पीने के जो भी खाते हैं वो एक्सटेंड करते हैं। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं कि उनके जो पर्टिकुलर हर बर्ड की एक अलग डाइट होती है। अगर वो फॉर एग्जांपल वो कीड़ा खत्म हो जाएगा तो वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, उसको ढूंढते वो वहाँ से चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज उनके पूरे नेचर पे आता है। मैम फॉरेस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस में भी कभी कभी चेंजेस आते होंगे, तो आप इनसे अपडेटेड कैसे रहते हो? आप अगर सर्विस में आ जाते हैं तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ये गवर्नमेंट भेज देती है आपको। हाँ, तो गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट ऑफिस में उसके ऑर्डर की एक कॉपी आती है। कोई भी गवर्नमेंट में चेंजेस आते हैं तो वो आ जाती है, तो उससे अपडेटेड रहते हैं। हमारे ऑफिस में एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जिसको हम कंपाइलर कहते हैं, वो सारी चीज़ें बाइंड करके रखता है, तो जस्ट इन केस कोई चेंजेस आएगा तो वो पता चल जाए। और आजकल तो क्या है कि देश में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अगर कोई चेंज आएगा तो उसका डिस्कशन न्यूज़पेपर में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है, यूट्यूब में भी आता है, तो उसके लिए अवेयरनेस हमेशा हो जाती है। ये जो आप सारे पेड़ देख पा रहे हैं ये सारे जंगली बबूल के हैं, विदेशी बबूल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा होता है। तो ये बबूल के पेड़ ऐसे हैं कि ये बाकी सबके लिए प्रॉब्लम है, जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, जहाँ पे ये पेड़ लग जाता है कोई और चीज़ उगती नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप हो रखा है जहाँ पे बर्ड्स को ये पसंद है, और हर साल लगभग 30,000 बर्ड्स माइग्रेट होकर यहाँ पे आ जाती हैं। अब या 15 अक्टूबर से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये हर जगह ऑलमोस्ट भरी दिखेगी। तब हम पानी का लेवल भी कम कर देते हैं, मैनेजमेंट का हमारे पार्ट होता है कि तब पानी का लेवल हम कम कर देते हैं जिससे थोड़ा छिछला पानी हो जाता है। जैसे ही थोड़ा पानी शैलो हुआ वहाँ पे बर्ड्स आती हैं, वो उनको खाना मिलता है और वो यहाँ पे पूरा भर जाते हैं। तब उस समय एवरीथिंग इज जस्ट वाइट एंड कलरफुल। अभी हम लोग ये कह सकते हैं इसको गोल्डन आ रहा है, इट लुकिंग सो गुड, वेरी ब्यूटीफुल। पीछे सनसेट भी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो ये एक एरिया ही नहीं लगता कि ये आगरा शहर के बीचों बीच है। राइट, अगर यहाँ देखें तो लग नहीं रहा है कि हम सच में ही आगरा में बैठे हैं। बिल्कुल, आगरा जैसा इतना बसलिंग सिटी जहाँ पे इतनी चीजें, इतना डेवलपमेंट है, और सारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इसी साइड है, और फिर भी आपको इंडस्ट्रीज के बीच में जगह ये नहीं लग रही है। अच्छा मैम, जैसे कि फॉरेस्ट्री में रहने के बावजूद भी कई चैलेंजेस सिचुएशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल कभी देखा हो कि कुछ लाइक समाओ हमने ऐसा सुना है, आई डोंट नो यहाँ होता है या नहीं, कि कभी कभी जैसे लकड़ी की चोरी हो जाती है, बिल्कुल, या जानवरों को मारना होता है समाओ, लाइक हंटिंग एंड ऑल। तो कल सब चीज़ें से कैसे बचते हैं और क्या इनके प्रोटोकॉल से नियम? इसमें सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि लोग, हमारे जो स्टाफ हैं उनका एक रोस्टर बनाते हैं, हमारे रेंज ऑफिसर बनाते हैं, और वो पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन उनकी हर दिन की डेली GPS स्टाइल्ड फोटोज देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि वो सारी सही लोकेशन पे गए हैं कि नहीं। तो जब रात में हमारा स्टाफ पेट्रोलिंग करता है तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसी गलत हरकत कर रहा हो तो वो पकड़ा जाता है। स्पेसिफिकली पेड़ कट जाए तो उसको पकड़ना बहुत आसान है, उसका नीचे वाला पार्ट जरूर मिल जाएगा आपको। तो अगर ऐसा है तो पेड़ जरूर मिल जाएगा। रही बात एनिमल्स की बर्ड सेंचुरी में पर से दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स होते हैं तो बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी इजीली, और यहाँ पे अंदर एकदम प्रोटेक्टेड है, अंदर कोई आ नहीं सकता है, बाउंड्री है। लेकिन जैसे ये है कि यहाँ फिशिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी पहले, जो कि फिशिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि सारे आसपास आप जितना देखेंगे सब गांव हैं उधर, तो वो सब फिशिंग का इशू हो जाता था, क्योंकि अगर बर्ड्स आ रही हैं तो नो डाउट ये बात है कि यहाँ पे फिशेज हैं, नहीं तो बर्ड्स खाएंगी क्या। तो फिशिंग होती थी, फिशिंग धीरे धीरे यही पेट्रोलिंग से बंद करी गई है। ये तो अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी आई थिंक पेट्रोलिंग मॉर्निंग इवनिंग होता होगा। और पेट्रोलिंग पूरे दिन होती है, लेकिन स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग उसका टाइम होता है 2 से 5 के बीच में तो पक्का होगी, उस समय चेक करा जाता है। और ये है कि हमारे पास अब ड्रोन कैमरेज भी आ गए हैं, तो मॉर्निंग में अगर किस सब स्टाफ बिजी है, इको टूरिज्म का टाइम जैसे अभी अक्टूबर ऑनवर्ड्स बहुत बिजी हो जाएगा, तो स्टाफ बिजी है तो वो ड्रोन शॉट्स भी ले लेते हैं जाके वहाँ पे, कि जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, अगर आप पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करते हो 4-5 ही ऐसे एरियाज होते हैं जो सेंसिटिव है, तो उसको चेक कर लिया जाता है। मैम जैसे आपने बताया कि अभी इको टूरिज्म स्टार्ट होने वाला है, वही टाइम है, तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना ऐसा कि इस कीथम को ताज महोत्सव से जोड़ने का एक काम किया गया था। उस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। उसमें क्या था कि जैसे ताज महोत्सव पिछले 30 वर्षों से होता आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ताज महोत्सव सिर्फ ताजगंज एरिया में कन्फाइंड रहता था।
इस बार क्या किया गया कि इस बार वन विभाग ने अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके बाद अप्रोच करने के बाद हमारे जो कमिश्नर मैडम थे उनके इनिशिएटिव लिया गया कि हम इसको यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे वन विभाग के आइडिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने उसमें एक सूर सरोवर महोत्सव कराया, ताज महोत्सव के 3rd डे जब सूर सरोवर महोत्सव हुआ था, इसकी सारी ब्रांडिंग मार्केटिंग भी हुई वहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल ताज महोत्सव होता है। इसका स्टॉल लगा, सारा कुछ हुआ, और वहाँ से जो वहाँ पे हमारी एक टूरिस्ट की कैब भी रही, जिसमें अगर बस जो कोई भी टूरिस्ट आना चाहता है तो वहाँ से विद फी आ सकता है। ये हमारी नगर निगम से कोऑर्डिनेशन हुआ। तो ऐसा देखा गया कि हमारे यहाँ टूरिस्ट इनफ्लो बहुत बढ़ गया। इनफैक्ट जो बहुत सारे टूरिस्ट, मैक्सिमम टूरिस्ट जो आगरा में आते हैं वो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं। फॉरेन टूरिस्ट को पता ही नहीं कि इतना दूर अपनी आइटनरी चेंज करके कैसे आएंगे। लेकिन ये फर्स्ट ईयर था कि जब फॉरेन टूरिस्ट अपने आप आना स्टार्ट हुआ आफ्टर सूर सरोवर महोत्सव, और लोगों का तो इंटेक बढ़ ही गया, क्योंकि लोगों को वहां से पता चला कि एक्चुअल में ऐसी कोई चीज है जो हम जा सकते हैं 15-20 मिनट के रास्ते में। ये तो बहुत अच्छा रहा। जब ये महोत्सव चल रहा था तो हमारी सारी टिकट्स फ्री थी। यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, लोग आके यहाँ पे नेचर वाली चीजें खरीद रहे थे। 2 दिन का हमारा इवेंट हुआ था। इसमें बहुत सारे जो नेचर बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी छोटी छोटी लोकल चीज़ों की शॉप्स होती हैं, उन्होंने आके स्टॉल्स भी लगाए थे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। एडीजी मैडम आए थे इसका इनॉग्रेशन करने, एंड दैट वाज वेरी गुड। मैम, जो ये कीथम प्लेसेस है, इसके आसपास एसोसिएटेड काफ़ी और बर्ड सेंचुरीज हैं। राइट। तो इस बेल्ट के अंदर कितना एरिया आता है, क्या क्या है, जरा बताएं। जैसे कीथम सेंचुरी है, ये हमारी कीथम सेंचुरी को हम सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से 50 किलोमीटर अराउंड दूर जाएंगे एटा डिस्ट्रिक्ट में, तो पटना बर्ड सेंचुरी है। पटना बर्ड सेंचुरी इज अ डिफरेंट लैंडस्केप, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो पूरा डेट पाम से भरा हुआ है, तो वो एक डिफरेंट ही जगह लगती है। आपको लगता ही नहीं कि आप यूपी के इस पार्ट में हैं, आपको लगता है कि आप पक्का किसी कोस्टल एरियाज में आ चुके हैं। दूसरी चीज, तीसरा आपकी एक सेंचुरी है मैनपुरी में, समन बर्ड सेंचुरी। वो बर्ड सेंचुरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे इतने सारे सारस पक्षी आते हैं, लेकिन वो अभी बहुत डेवलपिंग स्टेज में है। बर्ड्स आ रहे हैं लेकिन उसमें फैसिलिटीज येट टू डेवलप है। सेंचुरी का मोस्ट, और उसके बाद हमारी चंबल सेंचुरी आती है जो कि आगरा में ही है। चंबल सेंचुरी वैसे तो आपको घड़ियाल और क्रोकोडाइल और इन सब के लिए बड़ी फेमस है, लेकिन जान के हैरानी होगी कि 250 से ऊपर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स भी आती हैं वहाँ पे, और बर्ड्स की भी नेस्टिंग होती है। हमें हमेशा लगता है कि सिर्फ घड़ियाल के बच्चे दिखेंगे या वो, ऐसा नहीं, आपको उनके भी अंडे दिख जाएंगे, बर्ड्स के भी, और वो भी वहाँ पे बच्चे देते हैं और निकलते हैं सारे। मैम, चंबल ये वही इलाका है जो पुराने टाइम में फेमस था। पुराने टाइम में आप जो अभी भी आप जाएंगे तो आपको ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पे छेद बने हुए हैं, ऐसी छुपने की जगह बनी है, जो कि क्योंकि चंबल हैबिटेशन से फ्री रहा है, लोग पहले रहते नहीं थे, डाकुओं के डर से हमेशा भाग गए थे लोग, तो वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है जैसे आपको लगेगा कि बिना कुछ, अगर रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो आपको वैसे ही दिखेगा। ओके, तो गाइज लाइक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप यहाँ भी विजिट कर रहे हैं तो डिफरेंट और भी प्लेसेस हैं, नॉट ओनली इन आगरा के नियर बेल्ट्स में। आप पटना बर्ड सेंचुरी में, हमने बताया एटा में पड़ती है डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा चंबल, जो कि आप खुद ही समझ गए होंगे, नाम से ही इतना फेमस है। और इसके अलावा एक मैनपुरी में भी है जो कि अंडर डेवलपिंग है, बट आई थिंक जो नेचर लवर हैं या जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं, उनके लिए तो कोई भी चीज़ अंडर डेवलप नहीं, वो जहाँ जाके जंगलों में जाके जिनको शौक है उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको बर्ड्स तो आ ही रही हैं, इकोसिस्टम वैसा ही है। बस अगर आपके लिए कुछ और फैसिलिटी डेवलप हो जाती है, थोड़ा इजी हो जाता है कि टॉयलेट्स डेवलप हो गए, बैठने की जगह डेवलप हो गई, बात। तो मैम, जनरली आपने जैसे बताया ये नेचुरल ट्रेल के बारे में, तो ये क्या नया यहाँ क्या स्टेप का इनिशिएटिव है और यहाँ किस पर्पस से ये बनाया गया है? ये नेचर ट्रेल यहाँ पे, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही डेंस है, और फॉरेस्ट जो है आपका कुछ जगहों पे ऐसी जगह छोड़ता है जहाँ पे चला जा सकता है। तो अभी जो हमारा इनिशिएटिव है, जैसे हमने 500 मीटर का अभी बनाया है जी, इस साल हम और आगे टेकअप करेंगे। तो ये एक एरिया हम बनाते हैं जहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं, साइड में फेंसिंग भी होती है, और इसमें हमने क्योंकि सैंडस्टोन पिचिंग करा रखी है, तो जिससे अगर वॉक करने वाले को भी आसानी है, और अगर कोई साइकिल, जैसे हम इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं साइकिल का, तो साइकिल रेंट पे लेके आप पूरे कीथम में साइकिलिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए साइकिल ट्रेल का भी काम करेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब से ये बना है, यहाँ पे इको टूरिज्म की हट्स भी बनी है छोटी छोटी, जैसे पीछे बनी हुई है जी। तो लोग आते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, ध्यान और योगा करते हैं। इवनिंग में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे लोगों में
आसपास के लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। ओके, आई थिंक ये शायद नया इनिशिएटिव किसी ने किया, बिकॉज ऐसा पहले तो मैंने नहीं देखा नेचर ट्रेल का, वो भी सेंचुरीज के अंदर बहुत लिमिटेड है। राइट, कहीं सेंचुरीज में एक्चुअली में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो टूरिज्म के लिए ओपन होता है। राइट, तो हमारे पास भी एक लिमिटेड एरिया जो टूरिज्म के लिए ओपन है, तो हमने ग्रेजुअली वहां पे स्टार्ट किया है। तो जैसे ये हमारी हो गई सैंडस्टोन पिचिंग वाली, तो ये थोड़ी सी पक्की ट्रेल हो जाती है और थोड़ी डेवलप्ड होती है। हमारे पास जहाँ पे फंड्स आए हमने उसमें नेचुरली बना दिए कि उसको मिट्टी अच्छे से समतल करके कच्ची मिट्टी, कि लोग वहां पे नेचुरल फील्स ले सकें। ओके। इसके अलावा मैम कुछ और हम इस नेचर से जान सकते हैं कि लाइक कैसे मोर जो नेचर कनेक्ट एंथुजियास्ट हैं वो और यहाँ आके कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ से? एक जो मौसम अभी आ रहा है नवंबर ऑनवर्ड्स, जैसे कि इस बार कह रहे हैं कि ठंड बहुत पड़ेगी, अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे एक बहुत आइडियल टाइम होता है दोपहर में, है ना, जब ठंड भी होती है, धूप भी होती है, बैठने की यहाँ पे अब बहुत सारी सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं। फॉरेस्ट बेदिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है। फॉरेस्ट बेदिंग मतलब कि आप फॉरेस्ट को अपने पांचों सेंसस से अलग अलग महसूस करिए। Okay. तो उसके हमने 2-3 वर्कशॉप्स यहाँ पे कराई थी, बहुत लोगों ने अटेंड किया। और अब मैं यही, हमारा जो टूरिज्म सीजन है इसमें हम यही प्रमोट करेंगे ये आइडिया कि आइए आप यहाँ पे फॉरेस्ट बेदिंग करिए। मतलब हम गाइडेड वो टूर्स चलाते हैं कि एक बार आप जा रहे हैं तो आंख बंद करके जाएं, तो सिर्फ आवाजों को सुन सकेंगे। अगली बार आप सिर्फ स्मेल पे ध्यान दीजिए कि आप क्या सूंघ पा रहे हैं। फिर आप जाइए सारे पेड़ों को टच करिए अपने आप से आंख बंद करके, तो उससे एक अलग फील आती है कि कैसा होता है। इस तरह के सारे पांचों सेंसर्स आप अलग अलग इंगेज करें, क्योंकि जैसे हम आंख खोल के कान खोल के सब कुछ करते हैं ना, उसमें उतने सेंसेस इंगेज तो आपके होते हैं लेकिन आपको अलग अलग फील नहीं आते। Right. तो वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे लोग बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट पीपल अबव 40s तो वो तो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, और हमारे पार्क में भी बहुत ज्यादा बर्ड सेंचुरी में विजिट कर रहे हैं लोग। Okay. मैम बाकी सारी चीजें तो हमने देखा है कि ये है ही हैं। आपने जैसे एक और बताया था कि पेट्रोलिंग वगैरह चलता है, तो पर्टिकुलर हर पर्सन की ड्यूटी यहाँ डिवाइडेड है, जैसे पेट्रोलिंग के लिए अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, क्या? इसका रोस्टर्स बनते हैं। Okay. रोस्टर मींस एक चार्ट बनता है, ड्यूटी चार्ट। तो ड्यूटी चार्ट में ऐसा होता है कि जैसे हमारे रेंज ऑफिसर होते हैं, इस पूरे जैसे पार्क को मैनेज करने के लिए एक रेंज ऑफिसर होते हैं। Okay. तो रेंज ऑफिसर मैनेज करते हैं कि अब इस व्यक्ति को आज इस समय से इस समय तक पेट्रोलिंग पे जाना है, तो मैनेजमेंट बाकी लोग करेंगे। तो इस तरीके से शेड्यूल होता है। यूजुअली क्या होता है कि हमारे फॉरेस्ट स्टाफ क्योंकि लिमिटेड होते हैं, तो मैनेजमेंट का काम हम और ऐसा भी करते हैं कि हम बहुत सारे लोग हायर करते हैं। हायर करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो हमारे वॉचर्स कहलाते हैं। तो वो वॉचर्स भी होते हैं, वो भी पेट्रोलिंग में हेल्प कर देते हैं। लेकिन ये पूरा रोस्टर जो होता है रेंज ऑफिसर मेंटेन करता है। ओके, रेंज। उनकी ड्यूटी होती है कि वो वाइल्ड लाइफ वार्डन को रिपोर्ट करें। तो मैम जैसे कि अभी हमने देखा, पूरा नेचर कवर किया, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा वो सारी चीज़ें जो भी आपने बताई, बिकॉज आई लाइक बीइंग कनेक्टेड मोर टू द नेचर। अब कुछ ऐसे ज़रूरत सवालात, आपकी बायोग्राफी कि कैसे आपने जो जर्नी अपनी प्रिपरेशन की थी स्टार्टिंग में स्टडीज़ से लेकर और यहाँ तक कि कैसे कवर करी, बिकॉज काफ़ी ये पॉडकास्ट के काफ़ी स्टूडेंट्स भी देखना चाहेंगे इसको। वो ज़रा बताइए कि इतना ऐसा नहीं कि हर्डल्स भी आते हैं हर चीज़ में, हो सकता है कि फैमिलीज का एक्सपेक्टेशन कुछ और हो या आपका कुछ और एक्सपेक्टेशन हो, बट समहाउ यू केम इन दिस सर्विसेज, ये कैसे हुआ? मैं इसमें मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको एक्चुअल में यही बताना चाहती हूँ कि माय जर्नी, अगर मैं ये बोलूँ ना कि माय जर्नी इज अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ फेलियर्स, है ना। तो इट हैज़ बिन मल्टीपल फेलियर्स, क्योंकि जैसे मतलब आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT रुड़की, और उसके बाद 2014 में, उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विसेज। शुरुआत में पता होता है बस 2 ही सर्विस के बारे में, IAS बनना है या IPS बनना है। उसके बाद थर्ड सर्विस IRS है, फॉरेस्ट सर्विस है, रेलवे सर्विस है, कुछ भी अंदाजा नहीं होता है। जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा लैकिंग पार्ट था वो था कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी। बस जैसे भेड़ बकरी में कोचिंग में बताया जाता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बस ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन खुद से रिसर्च करें, इंटरनेट पे थोड़ा समझें कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना, वो नहीं किया। तो उसकी वजह से एक बार नहीं 4 बार मैं फेल ही हुई, बैक टू बैक। प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स में मेरे 150 नंबर आते थे, एज इफ कि मैंने पूरी 200 में 150 नंबर आने से आपको लगेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। उसके बाद आप मेंस में थे, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट। तो लगातार फेलियर्स के बाद हर एक फेलियर जो होता है वो आपके अंदर की पढ़ाई करने की क्षमता और कुछ करने का जज्बा को छीनता चला जाता है। राइट। तो वो लगातार खत्म होने लगा। फोर्थ अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि लैकिंग क्या है, और जो मुझे लैकिंग लगा वो ये लगा कि कभी मैंने
इंटरनेट से ये जानने की कोशिश नहीं करी वाया, और एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू कि मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने अपनी जर्नी बताई है या अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, उनको मैंने कभी एनालाइज ही नहीं किया था। तो मैंने एक रूटीन बनाया कि मैं डेली एक वीडियो देख के उसको एनालाइज करूं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रही, है ना, ऐसा क्या गलती करें, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि इंक्रीमेंटल चेंजेस से कुछ हो जाएगा, वो नहीं हुआ। दूसरी चीज जो मैंने रियलाइज करी कि उनकी कॉपीज इंटरनेट पे पड़ी होती हैं कोचिंग सेंटर्स पे, उसको डाउनलोड करके देखो कि ऐसा क्या लिखता है जो हम नहीं लिख पा रहे, डाउनलोड करो, प्रिंट करो और देखो। जब मैंने ये किया तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं गलत कहाँ थी, और उसके बाद ही मेरा ऐसा हुआ कि मेरा जैसे सिविल सर्विसेज में रेवेन्यू सर्विस में हुआ, फॉरेस्ट सर्विस में मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 ही आ गई। उसके बाद मेरा जो स्टेट सर्विस एग्जाम था उसमें मेरा डीएसपी में भी सिलेक्शन हो गया। सब कुछ उस 4th अटेम्प्ट के बाद हो गया। ओके। एंड दैट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ एनालिसिस। सिर्फ ऐसे भेड़ बकरी की तरह ना किया जाए। तो मेरा ये मानना है ना कि आप अगर लगातार फेल भी हो रहे हैं तो इस बार मत सोचिए कि आप फेल हो रहे हैं ना तो मेरा इस बार इतना रह गया तो मैं और शायद कर लूंगा या कर लूंगी तो हो जाएगा। पहले शांति से धीरे धर के 5 मिनट घर में बैठिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं और औरों से क्या सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारी गलतियां खुद ही करके सीखें, पहले बहुत गलतियां करी, बहुत समय बिता दिया, उसके बाद सिलेक्शन हो पाया। ऐसी ओके मैम, हमने देखा है जनरली जो भी ऐसी सर्विसेज में रहते हैं उनका इतना टाइट शेड्यूल होता है, क्योंकि मेरा एक स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी कभी 8 घंटे की नहीं होती, 24/7 ही रहती है। जब कॉल आए ऑल टाइम यू हैव टू अवेलेबल, समहाउ वीवीआईपी विजिट्स भी होती हैं तो उनको भी देखना होता है। आप चूंकि नेचर से कनेक्टेड हैं, बट फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने लिए सेल्फ टाइम कब निकालते हैं? जैसे सबका मन होता है कुछ गेम्स खेलने का या कहीं घूमने जाने का, वो कैसे मैनेज होता है इतने टाइट शेड्यूल में? एक तो जो मुझे लगता है कि हमारी सर्विस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जंगल वेक्स अप इन द नाइट। रात नहीं होता है सब कुछ। अगर आप सुबह देखिए तो सुबह सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, राइट। या आपको चिड़िया अच्छी से दिखेंगी, पक्षी जो जानवर खुश दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। लेकिन जो आपको एक्चुअल में जो एक्शन होता है जब हम लोग सो जाते हैं तभी होता है। तो इस वजह से दिन तो हमेशा आपका रात लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग इसी से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, चाहे विद रिस्पेक्ट टू पेड़ों। लेकिन जो टाइम निकालने वाली बात होती है कि हमारी सर्विस में ना ये फैसिलिटी हमेशा होती है कि आपको नेचर के साथ कहीं ना कहीं आपकी, अब जैसे आज हमने पूरा दिन स्पेंड किया तो दिन हमारा सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी में स्पेंड हो गया, तो उसमें टाइम मिल जाता है। फिर हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीकेंड्स आते हैं ना जब एक्चुअल में ऐसा समय मिल जाता है कि आप कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत हेक्टिक सर्विस नहीं है, जैसे पुलिस बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है वैसा नहीं है, लेकिन इसलिए हम समय निकाल पाते हैं रिलेटिवली थोड़ा। ओके मैम, हमने कई बार ये समस्याएं देखी हैं, जैसे लॉजिंग की बहुत समस्या हो जाती है समहाउ, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, उसके लिए सबसे पहली तो चीजें होती हैं कि हमेशा जो हमारा फील्ड होती है, जैसे आपका एक जिला है ना, तो अगर जिले में मैं बैठी हूँ तो हमारे नीचे सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं जो पार्ट को जिले के हिस्सों को मैनेज करते हैं। उसके नीचे रेंज ऑफिसर्स होते हैं, उसके नीचे और रेंज एक उससे भी छोटा हिस्सा हुआ। जैसे आप सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी गए हैं, ये एक रेंज थी, उसको भी आप सेंचुरी के पूरे एरिया को मैनेज करने के लिए वाटर वाली जगह अलग, लैंड जहाँ पे पेड़ हैं वहां वाली जगह अलग, उसको मैनेज करने के लिए सेक्शंस बनते हैं और उन सेक्शंस को भी उसमें फॉरेस्टर होता है और उन सेक्शंस को भी डिवाइड करते हैं तो बनता है फॉरेस्ट गार्ड वाली जगह, जिसको हम बीट कहते हैं। बहुत छोटी सी जगह होती है। Right. हर बीट पे हमारा एक फॉरेस्ट ऑफिशियल इंचार्ज होता है जो कि फॉरेस्ट गार्ड होता है। तो इनका मेन काम तो ये है कि ये अपनी जगह को, क्योंकि डेली जाना होता है, डेली ये पेट्रोलिंग करते हैं, तो उनको अंदाजा होता है कि हमारे यहाँ कौन सा पेड़ है, कहाँ पे है। तो अगर कोई चीज कटेगी तो उनको पता चल जाएगी। अगर कट भी जाती है, वैसे इनकी पेट्रोलिंग का रजिस्टर जो होता है वो सुबह भी पेट्रोलिंग करते हैं, शाम को भी पेट्रोलिंग करते हैं। शाम में ऐसा नहीं कि 7 बजे के बाद बंद हो गया, मेन काम पेट्रोलिंग का होता ही है 2 बजे से 5 बजे तक रात। उसके बाद अगर मान लीजिए पेड़ कट भी जाता है तो हमारे यहाँ सिस्टम होता है कि आपके यहाँ फिर उसका प्रॉपर केस कटता है। हमारे फॉरेस्ट के भी केसेस कटते हैं, जैसे आप FIR कराते हैं पुलिस में, फॉरेस्ट के अपने लॉज के हिसाब से केसेस कटते हैं जिनको H2 केसेस कहा जाता है। Okay. वो कटते हैं, उसमें जो अपराधी होता है वो भी पकड़ा जाता है, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है डिपेंडिंग ऑन कि कितना पेड़ काटा और कितना काटा उसका हम ट्रिपल या उससे ज्यादा का अमाउंट लेते हैं। Okay. और बॉन्ड भरवा के रख लेते हैं पैसे। Okay. तो मतलब ये
उन व्यूअर्स के लिए भी है या उन जो लोग ऐसे भी हैं जो विलेज से भी देख रहे हैं कि भाई पेड़ों को काटना बंद करें, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी इतना है, और अगर आप करते भी हैं तो इसके साथ साथ आप देखिए कि नहीं है, आपको पनिशमेंट मिलेगा, उसके साथ जुर्माना भी लगेगा। हाँ, और अगर किसी को काटने की जरूरत भी पड़ती है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही बताना चाहती हूँ, तो इलीगली काटने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक प्रोसेस होता है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बदले में आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ पौधे लगाने पड़ते हैं। जैसे एक पौधे का 10 पौधे लगाने होते हैं, उसकी केयर करनी होती है और आपको बदले में परमिशन दी जाती है। तो एक प्रॉपर सिस्टम से करेंगे तो आपका काम भी होगा और इकोसिस्टम भी बचा रहेगा। राइट। अभी मैम अगला सवाल मेरा ये है कि लाइक आपके एक्सपीरियंसेस बताइए, जो जिन लोगों का स्टेक होल्डर्स का यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहा हो एज एन एनजीओ या लोकल गवर्नमेंट या कोई फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स के तौर पर। जैसे अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एफआरआई के भी चलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो कि देहरादून में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी चलते हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहें तो उसके भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रिसर्च वाले जो स्कॉलर्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स हमेशा चल रहे होते हैं। तो आपको बहुत टाइम में ऐसा लगेगा कि ये लोग तो टूरिस्ट हैं, वो एक्चुअली टूरिस्ट नहीं होते, वो परमिशन लेके आए होते हैं, यहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हमें बनता है, जिसकी वजह से हम एक लाइब्रेरी भी आने वाले समय में क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि फॉरेस्ट लाइब्रेरी होगी, जिसको जो भी आना चाहे वो देख सकता है, वहाँ पढ़ सकता है। ओके। दूसरी चीज जो होती है कि हमने यहाँ पे किनसे कोलैबोरेट किया, जैसे एनजीओस है, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ एसओएस हो गया, वो हमारी कीथम की ही वासुसवा बर्ड सेंचुरी के अंदर ही उनको हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, जहाँ पे ये बियर रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं। तो वो हमारा एक बहुत ही अच्छा आइडियल कोऑर्डिनेशन रहता है विद रिस्पेक्ट टू एनजीओज और गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हमारा टीएसए है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस, जो कि हमारा मेन वर्क करता है जैसे चंबल एरिया में, यहाँ पे भी कंजर्वेशन एफर्ट्स या अवेयरनेस एफर्ट्स में एफर्ट हेल्प करता है। फिर हमारा WWF है, वो भी एफर्ट करता है यहाँ पे। लोकल एनजीओस हमने लास्ट ईयर से ये किया था कि ये एनजीओस तो ऐसे हैं कि जो बड़े एनजीओस हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं, पैन इंडिया है, और हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर लोकल एनजीओस ऑफ आगरा, क्योंकि नहीं तो यूथ कनेक्ट नहीं होता, लोग आगरा के लोग इससे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, तो उनको कनेक्ट किया था। उसमें जैसे कुछ नाम, जैसे जर्नी टू रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है, पारिजात एनजीओ है, और एक फ्रेंड्स फाउंडेशन है। ये सब जो फाउंडेशंस हैं ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये इनके वजह से ऐसा हुआ है कि इतना अच्छा कोलैबोरेशन हो गया है डिपार्टमेंट का एंड एनजीओस का, कि अगर हमें किसी को गाइडेड टूर भी देना होता है तो उनके थ्रू आराम से हो जाता है। वी डू नॉट नीड नेचर गाइड्स बिकॉज दे आर द बेस्ट गाइड्स। राइट। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला मैम आपने कि मैम इसमें जनरली मेरा यही रॉ सवाल रहेगा। मैम आपने इतने सारे केसेस एंड ऑल देखे, कोई ऐसा टिपिकल केस जिसमें ऐसा लगा हो कि पूरा मैन पावर, माइंड पावर और सब कुछ शानो मशक्कत, ऐसा होता है ना कि यार ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये कैसे हो गई, मतलब हर तरीके का आप उसमें एकदम, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं, सांठ गांठ के जोड़ लग गए कि ये कैसे हुआ, कोई ऐसी केस? यहाँ पे वी वर लकी कि पिछले 1 साल में ऐसा वाइल्ड लाइफ क्राइम रिलेटेड ऐसा कोई केस नहीं हुआ जो आपको लगे कि जिसने अब बहुत सारा हमारा अटेंशन लिया हो, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत समय से बहुत प्रॉपर चल रहा है। लेकिन एक जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे पास चैलेंज था वो यही था कि हमारी सेंचुरी होती है, हम हमेशा कहते हैं कि बर्ड सेंचुरी है तो उसको प्रोटेक्ट करो, टाइगर सेंचुरी तो उसको प्रोटेक्ट करो, लेकिन अगर किसी चीज की बाउंड्री नहीं पता होगी, आपके घर की बाउंड्री नहीं होगी, तो आप उसको बचाएंगे कैसे? राइट। आज तक कभी यहाँ की बाउंड्री ही नहीं थी, बाउंड्री ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से आगे जाते हैं तो ये सेंचुरी है या नहीं है। तो कोई आ गया अंदर तो हमने उस पर भी केस काट दिया, हमारा कोई मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर चला गया तो हमने उसको छोड़ दिया, जबकि हमें हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो। तो ये सारी चीजें नहीं पता थी। तो इस बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत टाइम से लगातार प्रेशर था कि आप इसकी बाउंड्री को मैनेज करिए, प्रॉपर वो करिए, इसका फाइनल नोटिफिकेशन करिए। सेंचुरी बनती है तो नोटिफिकेशन होता है, तो नोटिफिकेशन कराइए और सेंचुरी को बड़ा करिए, 400 हेक्टेयर से आप 800 हेक्टेयर लेके जाइए। तो ये एक प्रोसेस था जो हमारी सेंचुरी के टीम ने फर्स्ट टाइम, क्योंकि वी वर अ टीम ऑफ ऑल द न्यू पीपल, द डीएफओ दैट इज मी, द एसडीओ वाज न्यू एंड द रेंज ऑफिसर वाज न्यू, इंक्लूडिंग एवरी पर्सन। ये हमने पहली बार वर्क किया कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, हाई कोर्ट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे हम यहाँ पे बैठ के जिले के सारे 36 विभागों से इंफॉर्मेशन
लेते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके स्टेक होल्डर सब मैनेज करते हैं, हर दिन मीटिंग कराते हैं डीएम सर के यहाँ, और उसके बाद ये सारी चीजें भी हम कर लें अपने आप से। सारे सर्वे हुए ग्राउंड पे, हमारे 15-20 लोगों की टीम रेवेन्यू की और फॉरेस्ट की लगी रही, ये सब कर भी लें, तो उसके बाद जब शासन आज जाता है, गवर्नमेंट जाता है, तो क्या इश्यूज आते हैं। ये एक ऐसा था कि जो बहुत मतलब ऐसे सुनने में आपको लगेगा कि बड़ा इजी सा तो काम था, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप चले गए, आपने करा लिया, लेकिन एवरी स्टेप इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप इन इटसेल्फ। कि पहले तो सर्वे हो जाए, पता चल जाए यहाँ पे जो आप देखते हैं विदेशी बबूल, उसके कांटे इतने बड़े बड़े होते हैं। राइट। तो हमारे जब स्टाफ जा रहे थे, पूरा सर्वे इंच टू इंच सर्वे कर रहे थे, तो पूरे सबके जूते हर दिन चेंज हो जाते थे, खराब होने पड़ते थे। तो ऐसी स्थिति में जो सारी चीजें हुई, और उसके बाद जो हमने शासन में जाके करवाया, फाइनल नोटिफिकेशन हो गया, दैट इज द थिंग कि पूरे यूपी में सेकंड सेंचुरी है जो नोटिफाइड है। ये सेकंड सेंचुरी है जिसकी बाउंड्री आपको पता है, नहीं तो ये बाउंड्री पता ही नहीं थी किसी को। तो ये जो नॉलेज आई है उसकी वजह से दो बेनिफिट हुए, हमारा मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं, और दूसरा आसपास पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज को भी हम उनकी बाउंड्रीज बता सकते हैं, वो भी अपने एरिया में काम करेंगे, उनको भी अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो वो हमारे एरिया में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे, तो हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। ओके। वैसे तो आई नो कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ों में सपोर्टिव रहती है, बट समहाउ लाइक आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ ऐसी है जो कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा नेचर और इंक्रीज हो, और कुछ ऐसा? एक गवर्नमेंट इस समय तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी कि धीरे धीरे इन्वायरमेंटलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोग जानते होंगे कि इन्वायरमेंटलिज्म जो कॉन्सेप्ट है ये पहले बहुत भोग में नहीं था, लोग ज्यादा जानते नहीं थे। स्पेसिफिकली इंडिया में हम बात करें तो हमारे एंशिएंट कल्चर में हमेशा से रहा है कि हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, और उनको उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड लाइफ जीते हैं। लेकिन ये एज एन कॉन्सेप्ट जो कि एक ऐसा माना जाए, जो चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज में हो, चाहे एनजीओज में हो, चाहे हमारे सोशल मीडिया पे हो, लोगों का जो कनेक्ट बढ़ा है ना, उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो गवर्नमेंट का भी फोकस कुछ ज्यादा ही है इस समय। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई चीज ऐसी है जो जिस समय गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही। तो बेस्ट पार्ट है कि इस समय सब कुछ फोकस हो रहा है। इनफैक्ट जितनी भी नई ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज, उसके भी असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। तो यूपी गवर्नमेंट तो स्पेसिफिकली इस चीज में बहुत ही एफर्ट कर रही है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसकी सारी चीजें हम लोग कर पाए। जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होता है, वो हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है, और अब होपफुली नेक्स्ट 1-2 महीने में हमारे यहाँ भी लॉन्च हो जाए। अरे वाह, ये तो अच्छा है। लास्ट में मैम जाते जाते बस आपसे कुछ बोनस टिप्स जानना चाहेंगे रिलेटेड टू लाइक फॉरेस्ट्री में आते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एज इन जनरल पब्लिक हमें क्या चीज़ आगे मतलब इसको अपने नेचर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या प्लांटेशन करनी चाहिए वो, और स्टूडेंट्स के लिए टिप्स, बिकॉज वो आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर भी हैं काफ़ी लोग, तो उनके लिए मैम। इसमें तो मैं आपको बिल्कुल डूज बताती हूँ कि अगर आप कभी घूमने जाएं, एज अ टूरिस्ट जाएं, तो आप क्या चीज को ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज, बहुत लाउड कलर्स मत पहनिए, नेचर वाइज कलर्स पहनिए, जैसे आपने पहन रखा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि इससे आप केमोफ्लाज हो जाते हैं, मतलब कि पता नहीं चलता, क्योंकि जानवरों की या एनिमल्स की या बर्ड्स की उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो वो देख के बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नीला पीला सब कलर्स देख के ना। तो अगर आप उनके एरिया में आ रहे हैं तो एक तो ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा नॉइज हमें हमेशा नहीं करनी चाहिए। हम हमारी पूरी सेंचुरी में हम लगा के रखते हैं कि आवाज धीमे रखें, क्योंकि आपकी आवाज हो गई तो उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी और वो डर के भाग जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है। और तीसरी चीज जो है, अगर सेंचुरी में आता है, जो बस यही 3 चीज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है कि जो साथ में लेके आए हैं वो साथ लेके जाइए, कोई चीज छोड़ के मत जाइए, छोड़ के बस, और फोटो लीजिए लेकिन कैसा रैंडम कुछ सामान मत उठा लीजिए सेंचुरी से, और कुछ छोड़ मत जाइए कि अपनी प्लास्टिक की बोतल, पानी आनी कुछ छोड़ गए, वो सब छोड़ दीजिए। राइट। और अगर आप एज अ ये सोचें कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन आप अगर सेंचुरी नहीं विजिट कर रहे हैं तो भी आप अपने घर में बैठ के कैसे इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने एरिया में आप ग्रीन प्लांट्स लगाएं। ये तो एक वन एस्पेक्ट होता है कि हम कैसे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, हरे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, साफ पानी है, साफ हवा होगी। लेकिन दूसरा जो बहुत सिंपल चीज कर सकते हैं कि सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन पर लगाया जाए। फालतू की बिजली नहीं चले, फालतू में एसी नहीं चले, हर चीज के लिए कार नहीं दौड़ा देनी है। ये जो छोटी छोटी चीजें ना, पानी ना वेस्ट हो, ये बहुत ही अंडररेटेड सी चीजें हैं। एनवायरनमेंट को हम कैसे बचाएं, लेकिन ये एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेड़ लगाने का काम तो हम कर ही रहे हैं, बाकी भी सब कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं।
और तीसरी चीज़ अगर स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँ कि स्टूडेंट्स के लिए क्या फोकस वाली चीज़ है इस समय, तो राइट नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आजकल आप कंस्ट्रक्टिव टाइम का यूज़ और कंस्ट्रक्टिव टाइम का वेस्ट करना सीखें, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कंस्ट्रक्टिव टाइम यूज़ करते हैं मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आप लोगों की स्ट्रैटेजी देखते हैं, लोगों की कॉपीज़ देखते हैं, अपनी गलतियां देखते हैं, आप कोचिंग जाते हैं या नहीं जाते तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, आंसर कॉपीज़ होते हैं, सब एनालाइज करते हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली प्लान करिए कि आप रिवाइज कर पाएँ। क्योंकि बिना रिविजन के यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको दुनिया की सारी नॉलेज चाहिए, लेकिन नॉलेज को प्रोसेस करने की एबिलिटी तो चाहिए कि आप कैसे करेंगे। और दूसरा कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये लोग मिस कर जाते हैं। अगर आप दिमाग को प्लान टाइम वेस्ट नहीं देंगे कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो मुझे कब ब्रेक लेना है, दिमाग ब्रेक ले लेगा। राइट। अच्छा, हफ्ते में आप नहीं देंगे उसको किसी दिन का हाफ डे, वो ब्रेक ले लेगा, और जब वो ब्रेक लेगा तो आधा दिन का नहीं लेगा, फिर वो लेगा एक दिन का, उसके बाद नेक्स्ट डे उसके डिप्रेशन का, नेक्स्ट डे फिर गियर अप करने का, तो आपका पूरा 3 दिन खराब हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो मुझे लगता है आपकी इस पढ़ाई के बीच में प्लान होगा ना तो फायदा देगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने इतना समय दिया, हमने ये चीज़ कवर करी। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम कुछ और नया मैम के साथ कवर करेंगे जो नियर बाय बेल्ट्स हैं। एंड थैंक यू मैम।